तो ये हिंदुस्तान को बीजेपी कहाँ ले जा रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मस्जिदों को, मदरसों को, यतीम खानों को वक्फ के द्वारा जमीन को दंड करते थे और वक्फ की प्रॉपर्टी से ये सारे इदारों का विकास होता था, इन सारी संस्थाओं का। पकड़ पकड़ करके ले आए जहाँ पर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। और जब 3 तलाक में महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई कि हमारे साथ अन्याय था, तो आप पकड़ पकड़ के घर लेके जा रहे हैं कि नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज मत उठाओ। भाइयों ने भी इसका हम लोगों का समर्थन किया हर जगह। ये जो कानून बन रहा है ये गरीब विरोधी कानून है और संविधान के खिलाफ है और ये गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। सीमांचल चूंकि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, अनेकों बार इस मसले पर हाउस में आवाज उठाया कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और नदी कटान का अस्थायी समस्या का समाधान किया जाए। वोट मुसलमानों की वोट को बंटवारा कैसा हो, जो ये स्थानीय कुछ पार्टियां बनी है उससे कैंडिडेट का मकसद है वो जीत तो नहीं पा रहे हैं लेकिन वोट का डिवीजन करा रहे हैं। वोट का मामला भी बहुत जोर शोर से इस बार उठाया जा रहा है। आपने मांग भी की, सत्र चल रहा था अभी। नीतीश कुमार से भी आप लोग मांग कर रहे थे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे, तो क्या लगता है नीतीश कुमार की तरफ से बिहार को लेकर के आपको क्या लगता है कि वो स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी वो बीजेपी के साथ है? देखिए, वक्फ बिल जो इस मुल्क में आया है ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि वक्फ हमारे आबो अजदाद की मिल्कियत है। आप पहले निसंतान होते थे तो मस्जिदों को, मदरसों को, यतीम खानों को वक्फ के द्वारा जमीन को दंड करते थे और वक्फ की प्रॉपर्टी से ये सारे इदारों का विकास होता था, इन सारी संस्थाओं का। कहीं गरीबों के लिए मदरसा बनता था, कहीं मस्जिदें तामीर होती थी, कहीं इनके पैसे से कब्रिस्तान घेरा जाता था। और इसी टाइप से धार्मिक न्यास बोर्ड भी है, जो सरकार जितने बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो फिर इन सारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान हमें कहीं से भी अलाउ नहीं कर रहा है कि किसी के धार्मिक मामले में हम हस्तक्षेप करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम इश्यूज को हिट किया है। इसने ट्रिपल तलाक का मामला लाके, वो मेरे शरीयत का मामला है, वो मेरे मजहबी मामले हैं, उस पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। महिलाओं के साथ अन्याय हो शरीयत के मामले में कहीं अन्याय इस्लाम में कहीं से नहीं है। अन्याय इस्लाम तो एक प्रेम का पाठ पढ़ाता है और अपनाइयत का विधवा शादी को जो प्राथमिकता मिला इस्लाम ने सबसे पहले दिया है। इसलिए ये सारे मसाइल जो है ये मेरे इंटरनली मसले हैं, इसको हमारा शरीयत खुद देख रहा है और हम इस देश के संविधान का पालन कर रहे हैं। और आप हमारे धार्मिक मामले में कृपया अगर हस्तक्षेप करते हैं तो ये कहीं से भी न्याय कैसे हो गया? अगर देश की महिला है, चाहे वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय मांगना तो उनका हक है। ट्रिपल तलाक के मामले में अन्याय होता है कि नहीं? फोन से जो है तलाक दे दिया जाता है। नो, ऐसा मामला नहीं है। इस पर जब आप जाइएगा, शरीयत के जो मसाइल है वो शहरियत और मुफ्ती दीन के पास इदारा में जाकर के ट्रिपल तलाक का मामला होता है। वो एक संस्था अंजुमन होता है और उस अंजुमन में जाके ही आपको मैं डाइवोर्स करूंगा, पेपर सबमिट होगी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। जो देनमोहर है उसकी राशि की अदायगी होती है, उसके बाद डाइवोर्स होता है। मनचाहा बोल दिया और उस पर अमल होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं सामने आई जिनके नाम 3 तलाक के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ था। नहीं तो अभी उन महिलाओं से दोबारा बयान लिया जाए। अच्छा, बयान लिया जाए उनसे दोबारा। उन्होंने कहा कि मेरा ये डिमांड्स नहीं था। कहा कि दुबई से उनके तलाक दे दिया। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके न्याय के लिए तो यहाँ का कोर्ट है, यहाँ की थाना है। हम आप पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं तो उसका केस आप हम पर करिएगा। आप बात कर रहे हैं मुस्लिम महिला के लिए तो मैं रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी वालों ने कहा जब सीए एनआरसी पे प्रोटेस्ट करना था तो आप घर से महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले आए जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। और जब 3 तलाक में महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई कि हमारे साथ अन्याय था, तो आप पकड़ पकड़ के घर लेके जा रहे हैं कि नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज मत उठाइए। तो ये तो दोहरा नीति अपना रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। प्रोटेस्ट पर हर जगह महिलाएं आई एनआरसी के, क्योंकि भारत के सभी कोनों में इसका विरोधाभास हुआ और सारे जगह। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसका हम लोगों का समर्थन किया हर जगह कि ये जो कानून बन रहा है ये गरीब विरोधी कानून है और संविधान के खिलाफ है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश की जब आजादी हुई थी उस वक्त जो यहाँ किसी भी समुदाय के लोग रह गए थे वो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, उनका यहाँ की मतदाता सूची में नाम है। लेकिन कुछ गरीब हैं
जो किसी दूसरे पर आश्रित है, उनको अपनी जगह नहीं है, लेकिन वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ये हिंदुस्तान को बीजेपी कहाँ ले जा रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, एक सवाल है सर, सीमांचल में अधिकतर कहा जाता है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो घुसपैठिया है, उन्होंने कब्जा कर लिया है सीमांचल पे, इसको लेकर के क्या स्टैंड है? कहीं से भी सीमांचल में सारे लोग वहां के स्थानीय लोग हैं और इनका सारा एविडेंस सारे लोगों के पास है। ये सिर्फ जो भाजपा के बड़बोलेपन का अंदाज है और ये गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। सीमांचल चूंकि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और वहां मुसलमानों का पॉपुलेशन ज्यादा है, इन्हें वहां से राजनीति में जो सीट की कमी आती है, तो ये इस दृष्टिकोण से देखते हैं। आप पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में कहीं भी जाइए, कोई भी बाहरी लोग नहीं मिलेगा। अच्छा, आप पूर्णिया की अगर बात बाहरी लोग मिलता है तो ये सरकार की चिंता आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं। पूर्णिया के ऐसे कई इलाके हैं, अगर आप जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि वो 100 साल पीछे है। मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, ऐसा लगेगा कि वो 100 साल पीछे है, चाहे शिक्षा पर हो, रोजगार पर हो, विकास पर हो। वहाँ की महिलाएं हिंदी नहीं बोल पा रही हैं सही से, ऐसा लगता है कि हम 100 साल पीछे। आखिर इसकी क्या वजह रही? कारण है क्या कारण? क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है और वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहां की 80% आबादी कृषि पर डिपेंड करती है और साल में जो बाढ़ जैसा आपदा जैसा जो कहर आता है, ये कहा जाता है। और नदी कटान होती है। नदी कटान में विस्थापित परिवार जो प्रत्येक वर्ष जो कच्चा घर बनाकर रहते हैं, वो नदी में कटकर विलीन हो जाते हैं और विलीन होने के बाद वो सड़कों पर जीवन बसर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन सरकार की चिंता का विषय है कि उस विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था कराए। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो कुछ होगा? उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सरकार के पास। अच्छा। हमने अनेकों बार इस मसले पर हाउस में आवाज उठाया कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और नदी कटान का अस्थायी समस्या का समाधान किया जाए। तो ये खाना पूरी हो रही है। इसी वजह से उस इलाके में गुर्बत है, परेशानी है और कारण जो सीमांचल की गरीबी का है, सबसे बड़ा कारण नदी है। महानंदा, कोसी, डोक, पनार, परवान जैसी नदियां बहती है और इसके बहुत प्रलयकारी बाढ़ आने के कारण। बाढ़ की बात कर रहे हैं, बाढ़ बहुत सारे ऐसे एरिया है, चाहे भागलपुर का एरिया देख ले, मुंगेर का, वहां भी हर साल बाढ़ आती है। ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है शिक्षा से बहुत दूर है। वहाँ के अधिकतर ऐसे लोग हैं जो आपको शिक्षित नहीं मिल पाएंगे। अधिकतर लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी तो एक हो सकता है कि शिक्षा से बहुत वो सब जो है ना, जो शिक्षा वाला मामला है, चूंकि गुर्बत भी, गरीबी भी इंसान को शिक्षित होने में मजबूर कर रही है। सरकार का जो घोषणा है, अभी जितने विद्यालय बने हैं उसमें जो मॉडर्न एजुकेशन के विषयवार शिक्षक होने चाहिए, अभी तक शिक्षक नहीं है। आप वास्तविकता की जानकारी फील्ड पर जाके लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आपको हो जाएगी। जितने सारे मदरसा हैं उसमें दीनी तालीम के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे ही मदरसा है, वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं कराया गया। इससे तालीम का जो प्रतिशत है, शिक्षा का जो प्रतिशत है, वो बिलो है। अगर सरकार उसमें पहल करे, प्रयास करे, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, पहले से बहुत ऊंचा हुआ है। आपको लगता है मुस्लिम समाज को शिक्षा पे आगे बढ़ना चाहिए? हर हाल में आज भी इस मुल्क में जो मेधावी छात्र हैं, हो सकता है हमारे सीमांचल में इसका प्रतिशत कम है, लेकिन देश में आप देखिएगा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, प्रयास करके अथक अच्छे कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं। मेडिकल में, यूपीएससी में, बीपीएससी में प्रयास तो जारी है। दीनी तालीम के अलावा भी मॉडर्न जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एकदम पूरा, आप तो मॉडर्न एजुकेशन के बिना संभव ही नहीं है कुछ। अच्छा, आखिरी सवाल सर, उपचुनाव होते हैं 4 सीटों पर। बेलागंज की सीट जो कही जाती थी कि आपकी सीट है, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अच्छी खासी तादाद है, आरजेडी से भी आप है, क्यों बेलागंज में हार एकदम वो कह सकते हैं कि करारी हार आप लोगों को झेलनी पड़ी? ऐसी बात नहीं है। हम लोग वहां से पार्लियामेंट जीते थे और कुछ जो रहा है 25 में जो आने वाला चुनाव होगा, हम उन सभी सीटों पर जीतेंगे। महागठबंधन की सरकार होगी और हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री होंगे। हर जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसी को मान के चलिए, अभी शुरुआत है। हम प्रयास करेंगे कि हमारा सीट था, हमने पार्लियामेंट जीता, विधानसभा क्यों हारे, प्रयास करेंगे, सफल होंगे। सवाल उठ रहा है आप लोगों पे कि बेलागंज की सीट थी,
कहा जाता है कि आपका गढ़ था, करारी हार वहां से आपको मिलती है। कहीं ना कहीं अच्छा खासा तादाद है वहां पर। जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उनको 17,000 वोट मिलता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों ने ही उनको वोट दिया होगा। तो मुसलमान आपसे रूठा नाराज तो जरूर है। नाराज नहीं है। जो अभी एनडीए की सरकार है और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट है, एक दो पार्टी है जन स्वराज वगैरह कि चूंकि महागठबंधन को मुसलमानों की हिमायत हासिल है, इस हिमायत को कैसे तोड़ा जाए, उन्होंने जन स्वराज को लॉन्च कराया तो कुछ लोग बहक गए। जो हमारा वोट कुछ कम हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोग फिर पुनः महागठबंधन की ओर आए, क्योंकि महागठबंधन ही एक ऐसा संगठन है जो सभी जाति और सभी लोगों को लेकर चलना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो डिवाइड एंड रूल है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट मुस्लिम वोट्स, मुसलमानों के वोट को बंटवारा कैसा हो, जो ये स्थानीय स्तर पर कुछ पार्टियां बनी है, उससे कैंडिडेट का मकसद है वो जीत तो नहीं पा रहे हैं लेकिन वोट का डिवीजन करा रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि जो बंटवारा हुआ उपचुनाव में, आगे आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत ही समझदार हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे और निश्चित करेंगे। अल्पसंख्यक समाज क्यों उधर की ओर देख रहा है? ऑप्शन बी क्यों ढूंढ रहा है? आप लोग क्यों नहीं मजबूत पकड़ पा रहे? मजबूत पकड़ हमारी है। आप हमारी सीटों को, हमारी पार्टी की आबादी को देखिए, और पहले से भी वो सीट हमारा था। लेकिन अभी यहाँ राजनीति में जो कूटनीति हो रहा है, उसी कूटनीति के शिकार हुए हैं। लोगों के पास हम लोग जाएंगे, जनता मालिक को जब ये बात समझ में आएगा कि इन पार्टियों का उत्पत्ति क्यों हुआ है, तो इन्हें स्वतः समाप्त कर देगा, लोग महागठबंधन की ओर आ जाएंगे। चलिए, महागठबंधन की ओर जो है अल्पसंख्यक समाज और हर समाज जरूर आएंगे और विधानसभा चुनाव में हम जरूर जीत हासिल करेंगे, ये कहना है आजड़ी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद का। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।